दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 दिसंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले आपको एक बुरी खबर सुनाने जा रहे हैं। बुरी खबर यह है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। ये बात हम नहीं बल्कि रिसर्च में पता चला है। जब कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं ने स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ा दी है। स्थिति ये हो गई है कि कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया है। यह तमाम स्थितियों को देखते हुए बिहार सरकार भी तैयारियों में जुट गई है ताकि हर समस्या से लड़ा जा सके। जब दूसरी लहर में बिहार में ऑक्सीजन की कमी को लेकर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी थी, आनन फानन में इसे दुरुस्त भी किया गया। जहां अब एक बार फिर से चुनौती आने वाली है। जहां आईआईटी कानपुर के एक रिसर्च में ये सामने आया है कि फरवरी में तीसरी लहर जोरों पर होगी। जहां बाकी देशों और फिर कई राज्यों में बिगड़ रहे हालात को देखते हुए बिहार सरकार भी तीसरी लहर को लेकर अस्पतालों में व्यवस्था मुकम्मल करने में जुटी हुई है। रिसर्च में यह बात सामने आई है कि कोरोना की तीसरी लहर फरवरी में चरम पर होगा। दोस्तों बात करते हैं कि मॉब लिंचिंग को लेकर छिड़ी देशव्यापी चर्चा के बीच झारखंड विधानसभा में मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक पारित हो गया है। बिल को लेकर विपक्ष की कई आपत्तियां थी, लेकिन सत्ता पक्ष ने उन्हें दरकिनार करते हुए बिल के समर्थन में कहा है कि इससे राज्य में शांति और भाईचारा का परिवेश कायम रहेगा। यह झारखंड में भीड़ की हिंसा आम बात है। यहाँ डायन बिसाही नाम पर बड़ी संख्या में महिलाएं उन्मादी भीड़ की हिंसा का शिकार होती है। इस कानून से भविष्य में ऐसी घटनाओं पर भी रोक लग सकती है। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि इस कानून का दुरुपयोग न हो। गैर भाजपा सरकारों वाले राज्य बंगाल और राजस्थान के बाद झारखंड तीसरा प्रदेश है जहां मॉब लिंचिंग को लेकर सख्त कानून बन गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि समाजवादी परफ्यूम लॉन्च करने वाले कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी करके जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय यानी कि डीजीजीआई गुजरात और आयकर विभाग ने भारी मात्रा में कैश बरामद किया है। छापेमारी में बरामद पैसे गिनने की तस्वीर वायरल हो गई है और ये आंकड़ा पहले ही 150 करोड़ रुपए के पार कर चुका है। आईटी छापेमारी परफ्यूम निर्माता पीयूष जैन के घर और दफ्तर में हुई है। जहां आईटी विभाग ने मुंबई और गुजरात में जैन के दूसरे प्रतिष्ठानों पर भी इसी तरीके से छापेमारी की है। आयकर विभाग के मुताबिक छापेमारी के दौरान 150 करोड़ रुपए की एक चोरी का पता चला है। जैन के घर कैश गिनने की मशीनें भी लाई गई है। एक दो मशीन नहीं बल्कि 8 मशीनें लगाई गई है। एसबीआई अधिकारियों की मदद से करेंसी नोटों की गिनती अभी भी जारी है। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय क्षेत्र में नकली सामानों का बनाया जाना नया नहीं है। पड़ोसी देश नेपाल में भी इस क्षेत्र में शातिर लोगों ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र खासकर सीमांचल में नेपाल से निर्मित नकली सामग्री की भरमार लग गई है। इन सामानों में काली मिर्च, सरसों तेल, बिस्किट, सौंदर्य प्रसाधन, फेयर लवली, कुरकुरे, साबुन, रमपम, सुपारी एवं मोटर्स पार्ट्स में मोबिल, टायर, क्लच वायर आदि शामिल है। कि नेपाल में बने इन सामानों की गुणवत्ता को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है, इसीलिए ये सामान यहाँ धड़ल्ले से बिक रहा है। जब भारतीय क्षेत्र में बने सामानों को यहाँ के लोग हमेशा ही उपयोग में लाते रहे हैं। जब उनके हाथों में जैसे ही अलग टाइप का कोई सामान आता है तो वे गुणवत्ता के आकलन में जुटकर उन्हें नकली करार दे देते हैं। जहाँ आधिकारिक तौर पर पुष्टि होने के बाद यहाँ छापेमारी करके कई ऐसे कारोबारी की गिरफ्तारी तक होती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब मानियों का घर भी सुरक्षित नहीं है। चोरों का मन इतना भी बढ़ गया है कि वे विधायक का घर भी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन ले? जब मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के स्थित ब्रिज बिहारी गली में शिवहर की सांसद रमा देवी के घर से चोरी करके ले गई। चोरी करके ले गई सामान। चोरों ने उनके घर से जेवर और कैश चोरी किया है। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस महकमे में हरकत मच गया है। जहाँ गुरुवार देर रात ब्रह्मपुर थानेदार अनिल गुप्ता मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। जहाँ सांसद के पीए से पुलिस ने कई बिंदुओं पर जानकारी ली है। करीब 2 बजे रात तक पुलिस जांच में जुटी रही। इस दौरान काफी गोपनीयता बढ़ती गई।
दोस्तों बात करते हैं कि आज़ादी के 74 साल बाद भी किसान 4 प्रमुख समस्याओं से जूझ रहा है। जहाँ पहला, फसल का वाजिब दाम ना मिलना, दूसरा, फसल लागत में कमी ना होना, तीसरा, उनके कर्ज का भारी दबाव और चौथा, उपज भंडारण की सुविधाओं का अभाव। यही समस्याएं पहले भी थी और आज भी कायम है। जहाँ मौसम की मार झेलकर अब अन्नदाता फसल पैदा कर लेता है तो फिर सरकार उसे उचित दाम नहीं दिला पाती है। जब बजट में घोषणाएं हो रही है लेकिन किसान को ऐसा बाजार नहीं मिल रहा है जिससे उसकी उपज का केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित मूल्य मिल रहा हो। इसकी बड़ी वजह OECD की एक रिपोर्ट में छपी है, जिसके मुताबिक 2000 से 2016-17 के बीच भारत के किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम न मिलने के कारण करीब 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसीलिए उचित दाम मिले तो फिर उन्हें कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज़ादी के 73 साल बाद भी खेती किसानों की इतनी तरक्की हुई है कि हमारे किसानों की औसत आय चपरासी से भी कम है। जहाँ पंजाब में किसान की सबसे ज़्यादा औसत आय 18,059 रुपये है, जबकि आज भी सरकारी कार्यालय में चपरासी की सैलरी कम से कम 25 से 30,000 रुपये मिलती है। जब बिहार में किसान सालाना औसत 45,370 रुपये और यूपी में 78,973 रुपये ही कमा पाता है। केंद्र सरकार ने 2016 में देश के किसानों की औसत आय 8,058 रुपये बताई है। 2016 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार देश के 17 राज्यों में किसानों की सालाना आय सिर्फ 20,000 रुपये है। दोस्तों अब बात करते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में कोविड के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में शनिवार 25 दिसंबर से यानी कि आज से प्रदेश व्यापी नाइट कर्फ्यू कोरोना प्रभावित किया जाएगा। हर दिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। जहां वहीं शादी विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की अनुमति दी गई है। जहां आयोजनकर्ता इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देंगे। जहां वहीं आपको बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भी राज्य में यानी कि मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की थी। दरअसल कोरोना के मामले बढ़ने पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया और फिर अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये घोषणा की है कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। आने वाले समय में तीसरी लहर को रोकने के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू को जरूरी बताया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद के दौरान भड़काऊ और आपत्तिजनक भाषण देने और फिर किसी खास जाति यानी कि मुसलमानों को निशाना बनाने के आरोप में उत्तराखंड पुलिस ने आखिरकार केस दर्ज कर लिया है। जब पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र नारायण सिंह उर्फ वसीम रिजवी समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ हरिद्वार शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि 17 से 19 दिसंबर तक चलने वाले इस धर्म संसद में बहुत लोगों ने हिस्सा लिया था और आरोप है कि इस संसद में हेट स्पीच भी दिया गया है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 153A में मुकदमा दर्ज किया है। जहां इस हेट स्पीच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में ज्वालापुर निवासी गुलबहार कुरैशी ने शहर कोतवाली में इसकी शिकायत की थी। जहां उसके शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गुलबहार कुरैशी ने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया है कि इस धर्म संसद में मुसलमानों और पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण दिया गया है। इसके अलावा उन पर फेसबुक लाइव चलाकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का भी आरोप लगा है। इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी है। शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि ब्राह्मण पंडितों को गाली देकर विवादों में आए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अब उनके लिए अपने आवास पर भोज का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने अनोखी शर्त रख दी है। दरअसल जीतन राम मांझी ने 27 दिसंबर को दोपहर 12 बजे अपने सरकारी आवास पर ब्राह्मण पंडित का भोज का आयोजन किया है। जीतन राम मांझी की शर्त के अनुसार इस भोज में ऐसे ही ब्राह्मण पंडितों को निमंत्रण दिया गया है जिन्होंने जीवन में कभी भी मांस और मंदिरा का सेवन नहीं किया है। इसके अलावा ऐसे लोग जो कभी चोरी और डकैती भी ना किया हो। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बताया है कि जीतन राम मांझी इस भोज में खुद अपने हाथों से ब्राह्मणों को भोज परोसेंगे। उन्होंने कहा है कि इस कार्यक्रम में सिर्फ वही लोग आए जो मांस मदिरा ना खाने और फिर चोरी डकैती ना करने वाली शर्त को पूरा करते हो। दोस्तों बात करते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देश और विदेशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया है कि चुनाव टालने पर विचार करें।
जब कोर्ट ने अपील की है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भीड़ एकत्रित करके चुनावी रैलियों पर रोक लगाएं। राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वह चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि वे पार्टियों की चुनावी सभाएं और रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। दोस्तों, बात करते हैं कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में मौसम का पारा गिरता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। यह सभी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर अपने दल की सरकार बनाई जाए। इसी क्रम में वोटरों के मन मिजाज को टटोलने के लिए एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने एक सर्वे किया है। सर्वे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM को लेकर सवाल पूछे गए हैं। इस सर्वे में पूछे गए हैं कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी विस्तार के लिए संघर्ष कर रहे हैं या फिर मुस्लिमों की भलाई के लिए। सर्वे में इस सवाल पर लोगों ने अपनी राय रखी है। अधिकांश लोगों ने अपने जवाब में बताया है कि ओवैसी की पार्टी विस्तार के लिए यूपी चुनाव में उतर रहे हैं। यह सर्वे के आंकड़ों के माने तो 75% लोगों ने माना है कि उत्तर प्रदेश में वे पार्टी विस्तार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं 25% लोगों ने बताया है कि वे मुस्लिमों की भलाई के लिए यूपी चुनाव में उतर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में ओबीसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जब बिहार चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद ओबीसी पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में अब उनकी नज़र यूपी की राजनीति पर है, जहां वह चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। चुनावी मैदान में उतरने के लिए AIMIM के कार्यकर्ताओं ने कमर भी कस ली है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जहाँ साइबर क्रिमिनल व्हाट्सएप यूजर्स की लॉगिंग डिटेल्स में अंधाधुंध सेंधमारी कर रहे हैं। ऐसे में अब व्हाट्सएप यूजर्स को चेतावनी दी गई है कि वे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर जैसे हूबहू दिखने वाली नकल करने वाली फिशिंग वेबसाइट पर अपनी पर्सनल लॉगिंग डिटेल्स, पासवर्ड और यहाँ तक कि ईमेल आईडी शेयर ना करें। यह व्हाट्सएप यूजर्स को पता होना चाहिए कि उन्हें आसानी से ठगा जा सकता है, क्योंकि ये फिशिंग वेबसाइट बिल्कुल व्हाट्सएप की ओरिजिनल वेबसाइट की तरह दिखती है। मेटा ने उपयोगकर्ताओं को चेतावनी दी है कि साइबर अपराधियों उनके व्हाट्सएप अकाउंट्स तक पहुंच प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सभी यूजर्स को इस खतरे के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में साल 2019 की तुलना में 2020 में 13% सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है और दुर्घटना के कारण होने वाली मौतों में भी 7% की कमी दर्ज की गई है। इस बात का खुलासा मुख्य सचिवालय सभागार में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने किया है। परिवहन विभाग के मंत्री शीला कुमारी ने कहा है कि सड़क सुरक्षा संवेदनशील विषय है, इस पर परिवहन विभाग द्वारा बेहतर तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। सड़क दुर्घटना में कमी आए, इसके लिए सभी विभाग को मिलकर प्रयास करना है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि राज्य में हो रहे यानी कि बिहार में हो रहे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साल 2019 की तुलना में साल 2020 में 13% सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है और सड़क दुर्घटना के कारण मृत्युओं में 7% की कमी दर्ज की गई है। जाकोरा के साइयां मार सके ना कोई। ऐसा कहते हैं कि जिसके सर पर ऊपर वाले का साया रहता है, भला उसका क्या कोई बिगाड़ सकता है। इसी के तर्ज पर एक दिल को छू लेने वाला मामला कैमूर जिले की मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में सामने आया है, जहां अनुमंडल अस्पताल के कक्ष में ही किसी निर्दयी मां के द्वारा अपने ही 4 दिन के जन्म हुए नवजात बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। जब अस्पताल के किसी कर्मी की नज़र जब उस बच्चे पर पड़ी तो फिर उसने फौरन अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर A.K. दास को इसकी सूचना दिया। इसके बाद अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर A.K. दास ने तुरंत बच्चे को सकुशल बरामद करते हुए चाइल्ड लाइन टीम को सूचना दिया। बच्चे की जानकारी मिलते ही मौके पर मोहनिया पुलिस भी पहुंच गई। फिलहाल नवजात बच्चे की स्थिति नाजुक देखते हुए ICU में भर्ती किया गया है, जब बच्चे की सकुशल देखरेख के लिए चाइल्ड लाइन की टीम पहुंच गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के बांद्रा में चोरी की एक दिलचस्प घटना सामने आई है। यहां पहले तो चोरों ने वेल्डिंग की एक दुकान से हजारों के सामान पर हाथ साफ कर दिया, लेकिन बाद में पीड़ित की परेशानी जानकर चोरों का न सिर्फ दिल पसीजा बल्कि वह काफ़ी इमोशनल भी हो गए। चोरों ने पीड़ित का एक सामान लौटा दिया और उससे लिखकर माफ़ी भी मांगी। यह घटना के पीछे गलत सूचना को जिम्मेदार बताया है। यह चोरों ने इसके लिए बाकायदा चुराए गए सामान को एक बोरी और डिब्बे में पैक किया
और उसके ऊपर एक पेपर में माफीनामा लिख करके चिपका दिया। यह घटना पुलिस के साथ साथ अब इस इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी के अनुसार बांदा जिले के बिसंडा थाना इलाके के चंद्रैल गांव में रहने वाले दिनेश तिवारी आर्थिक तौर पर काफी गरीब हैं। जहां उन्होंने कुछ समय पहले ही ब्याज में 40,000 रुपए का कर्ज लेकर वेल्डिंग का नया काम शुरू किया था। जब नया काम डाला था, रोजाना की तरह 20 दिसंबर की सुबह वे अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो दुकान का ताला टूटा हुआ मिला और औजार समेत अन्य सामान चोरी हो चुका था। जिसके बाद उन्होंने घटना की सूचना बिसंडा थाने में दी। मौके पर दारोगा के ना मिलने के कारण केस दर्ज नहीं हो सका। 22 दिसंबर के दिन उन्हें गांव के लोगों से पता चला है कि उनका सामान घर से कुछ दूरी पर एक खाली स्थान पर पड़ा है। यह चोर दिनेश का सामान गांव के ही एक खाली जगह पर फेंक कर चले गए। लौटाए गए सामान के साथ चोरों ने एक पेपर नोट चिपका दिया जिसमें लिखा था कि ये दिनेश तिवारी का सामान है। हमें बाहरी आदमी से आपके बारे में जानकारी हुई, हम सिर्फ उसे जानते हैं जिसने लोकेशन यानी कि सूचना दी, और सूचना में कहा गया है कि वे दिनेश तिवारी कोई मामूली आदमी नहीं है। पर जब हमें जानकारी हुई तो हमें बहुत दुख हुआ, इसीलिए हम आपका सामान वापस देते हैं। गलत लोकेशन की वजह से हमसे गलती हुई है। माफीनामे से साफ है कि चोर बाहरी थे और इलाके के लोगों से वाकिफ नहीं थे। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या आपने सोशल मीडिया पर कोई मैसेज देखा है जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने 31 दिसंबर तक भारत बंद का ऐलान किया है। अगर हाँ तो फिर आपको बता दें कि ये मैसेज पूरी तरीके से फर्जी है, झूठा है। इसलिए इस मैसेज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करें। जब PIB फैक्ट चेक ने ये जानकारी दी है। PIB फैक्ट चेक ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल एक फर्जी तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि 31 दिसंबर तक भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। उसने बताया है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के संबंध में ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया है। जहाँ उसका कहना है कि कृपया ऐसी धार्मिक तस्वीरों या फिर संदेशों को आगे शेयर नहीं करें। इसीलिए अगर आप भी व्हाट्सएप या फिर किसी दूसरे मैसेजिंग ऐप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी तस्वीर देखते हैं तो इससे सावधान हो जाएं। ये पूरी तरीके से झूठी है और फर्जी है। यह कुछ शरारती लोगों द्वारा अफवाह या फेक न्यूज़ फैलाने का एक तरीका है। इससे बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। ये मैसेज आगे भी शेयर न करें, इससे बड़े स्तर पर लोगों के बीच अफवाह और अफरा तफरी फैल सकती है और लोगों को धोखाधड़ी और गलत जानकारी का शिकार बना रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि जीतन राम मांझी के बयान को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। ये मामला धीरे धीरे ज़्यादा ही गर्माता दिख रहा है। पहले जीतन राम मांझी के द्वारा पंडितों के ऊपर दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन हुआ। अब जीतन राम मांझी के समर्थन में उनके समर्थक सड़कों पर उतर गए हैं और जीतन राम मांझी की जीप काटने वाले को इनाम देने की बात कहने वाले गजेंद्र झा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जब बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पंडितों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की और उनके लिए गाली का उपयोग किया तो पंडित समुदाय ने इसे लेकर नाराजगी हुई। जीतन राम मांझी ने अपने बयानों का बचाव भी किया, लेकिन इस मुद्दे ने सियासी रंग भी पकड़ लिया और भाजपा नेता गजेंद्र झा ने मांझी की जीप काटने वाले को इनाम देने की बात कह दी 11 लाख रुपए। जिसके बाद मांझी के समर्थक भी जीतन राम मांझी के समर्थन में सड़क पर उतर गए हैं। हालांकि गजेंद्र झा को भाजपा ने फौरन निष्कासित भी कर दिया था। जीतन राम मांझी के बयान का मामला तब और गर्माया जब जीतन राम मांझी ने सफाई देते हुए दोबारा गाली दे दी और अपने बयान पर डटे रहने की बात की। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी की कई संभावनाएं नए साल में मिलने वाली है। जब नए साल 2022 में बिहार में डॉक्टर और इंजीनियर समेत कई विभागों में कर्मचारी से लेकर अधिकारी बनने तक का मौका मिलने वाला है। जब बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति का भी रास्ता इस साल साफ होगा, इसकी पूरी संभावना है। वहीं बड़ी संख्या में आयुष डॉक्टर भी बिहार में बहाल किए जाएंगे। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि BTSC ने इस साल यानी कि साल 2021 की शुरुआत में जूनियर इंजीनियर यानी कि नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की। इसका रिजल्ट भी तैयार हो गया, लेकिन मामला अदालत में लंबित होने के कारण इसका रिजल्ट नहीं जारी हो सका है। अब नए साल 2022 में इसका परिणाम सामने आने की संभावना है। इसके अंतर्गत अलग अलग विभागों में करीब 6300 सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विभागों के जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति होने वाली है। बिहार में आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति नए साल में होने वाली है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग करीब 4000 आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाल चुका है। इसकी काउंसलिंग भी आने वाले साल में ही होगी।
दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया के हर्ष राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में विजेता बनने के बाद अब मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह हर्ष कुमार मिस्टर इंडिया के लिए क्वालिफाइड कर गए हैं। यह रोहतास के डेहरी ऑन सोन में आयोजित न्यू बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन बिहार के तत्वाधान में आयोजित राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हर्ष कुमार विजेता बने हैं। ये प्रतियोगिता 19 दिसंबर को आयोजित हुई है। घर वापस लौटने पर स्थानीय स्तर पर हर्ष का जोरदार स्वागत किया गया। स्थानीय खिलाड़ियों ने हर्ष की सफलता पर खुशी जाहिर की है। वरिष्ठ खिलाड़ियों ने बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। जहां हर्ष स्थानीय तमता टोली के रहने वाले हैं। जहां उनके पिता रामदेव दास कुमार भट्टा मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। जहां हर्ष ने बताया है कि 75 किलोग्राम में जूनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। जूनियर कैटेगरी में भी रजत पदक हासिल करने में हर्ष को सफलता मिली है। हर्ष अब बिहार की टीम से मिस्टर इंडिया के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि किसी भी परिवार, समाज और राष्ट्र की समृद्धि के लिए जरूरी है कि वहां के लोग सेहतमंद हो। जहाँ खाने पीने की चीजें पौष्टिक होंगी, मिलावट से दूर होंगी, तो फिर निश्चित रूप से शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जरूरी है कि जो भी भोजन पदार्थ हम लेते हैं वे शुद्ध हो, उसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्व हो। यह मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार सरकार लोगों की सेहत को लेकर फिक्रमंद है। बाजार के होटल, रेस्टोरेंट, किराना स्टोर और ढाबों में स्वच्छता और पौष्टिकता दोनों को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। खाद्य संरक्षण विभाग की ओर से मिलावट और स्वच्छता को लेकर जांच की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर भी सभी लोगों से मास्क पहनने और शारीरिक दूरी का पालन करने की अपील की है। जो लोग अब तक टीका नहीं लिए हैं उनसे टीका लेने की भी अपील की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजश्री के प्रेम विवाह को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता बनी रही। यह लड़की कौन है, कहां की है, इसको लेकर शादी के बाद एक तरह से रहस्य की स्थिति रही। लेकिन शादी के बाद पटना आए तेजस्वी यादव ने खुद बताया है कि उनकी पत्नी कौन है। अब दोनों की इस प्रेम कहानी से एक और पर्दा हटा है। तेजस्वी यादव की दुल्हनिया ने बताया है कि दोनों में से किसने पहले प्रपोज किया था। तेजस्वी यादव तो इस मामले में चुप ही रहे हैं, लेकिन शर्माते हुए राजश्री ने बताया है कि पहले उन्होंने ही प्रपोज किया था। राजश्री ने बताया है कि उनके पति धरातल से जुड़े नेता है। 9 दिसंबर को दिल्ली में तेजस्वी और रचेल की शादी हुई थी। तेजस्वी ने बताया है कि उनके पिता ने बहू का नाम राजश्री यादव रखा है। जब दोनों की शादी पर बिहार के कोने कोने से बधाइयां आई। जब सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के नेताओं ने दोनों के सुख में वैवाहिक जीवन की बधाई दी। परिवार में रच बस गई राजश्री फिलहाल पति के साथ दिल्ली गई है। इससे पहले कैमरे पर उन्होंने निजी जीवन की कुछ बातें शेयर की है। राजश्री ने बताया है कि तेजस्वी को उन्होंने पहले ही प्रपोज किया था। हालांकि कब ये पूछने पर उन्होंने कहा है कि कुछ बातें प्राइवेट भी होती है, ये बात हम नहीं बताएंगे। जब बताया है कि उनके पति को बिहार की चिंता रहती है, वे अच्छे नेता हैं, पति इसके कंधे से कंधे मिलाकर चलेगी। इस दौरान उन्होंने भोजपुरी में कहा है कि बिहार ठीक बा। जब बिहार के लोग काफी अच्छे हैं, यहाँ के लोगों का काफी प्यार मिला है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपनी बहू के व्यवहार से काफी खुश हैं। उन्होंने कहा है कि बहू उन्हें काफी सम्मान देती है, ख्याल रखती है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार की जनता के आशीर्वाद से तेजस्वी एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुंगेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जब दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर 25 दिसंबर को यानी कि आज मुंगेर जिले में गंगा नदी पर रेल रोड ब्रिज का उद्घाटन होना था, लेकिन बताया जा रहा है कि उद्घाटन कार्यक्रम को टाल दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ है कि इस महत्वाकांक्षी सेतु का उद्घाटन वाजपेयी जी की जयंती के मौके पर नहीं होगा। जब मुंगेर से भाजपा विधायक प्रवीण कुमार यादव ने इसकी जानकारी दी है। अब इस पुल का उद्घाटन अगले साल 16 जनवरी को होने की उम्मीद है। आपको बता दूं कि इस पुल के उद्घाटन को देखते हुए सारी तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले इसे स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर बिहार के लोगों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला था। इसी दिन मुंगेर में गंगा नदी पर बने महासेतु उद्घाटन होना था। इसका सीधा फायदा बिहार के कई जिलों को एक साथ होगा। 18 साल पहले मुंगेर वासियों के कई आंदोलन के बाद दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल के निर्माण का शिलान्यास किया था।
दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव एवं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के विकिपीडिया पेज के साथ छेड़छाड़ की गई है। जब दोनों के नाम से बने पेज पर जानवरों की तस्वीर लगा दी गई है, जिसके बाद आरजेडी एवं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने सख्त आपत्ति जताई। हालांकि कुछ देर बाद ही गलती मानते हुए पेज को अपडेट कर दिया गया और वापस लालू प्रसाद एवं सुशील कुमार मोदी की तस्वीर लगा दी गई। जहां आरजेडी प्रवक्ताओं ने इस हरकत पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर सुधार नहीं किया जाता तो हम लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते। इस तरह की हरकत गरीबों का अपमान है। इस संबंध में राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विकिपीडिया के बारे में पहले भी ऐसी शिकायतें आ चुकी है। विकिपीडिया पर कई नेताओं के बारे में उल्टा पुल्टा लिख दिया गया है। वहीं लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल ने भी यानी कि आरजेडी ने भी अपनी आपत्ति जताई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के अलग अलग जिलों में 27 से 30 दिसंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। खबर के अनुसार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार के सभी किसानों को अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि किसान भाई कटे हुए धान की फसल को सुरक्षित स्थान पर रख लें, वरना बारिश से उनकी फसल खराब हो सकती है। आपको बता दें कि 27 दिसंबर से बिहार में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे बिहार के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे बिहार में ठंड का भी प्रकोप बढ़ सकता है और तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 से 30 दिसंबर तक बिहार में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान यहां शीतलहर भी चलेगी। ऐसे में किसान भाई धान की कटाई ना करें। बिहार के किसान भाई इस बात का ख्याल रखें ताकि उन्हें बाद में परेशानी ना हो। दोस्तों बात करते हैं कि कटिहार के भाजपा नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य संजीव मिश्रा को अपराधियों ने गुरुवार को गोली मार दी। उन्हें गंभीर हालात में इलाज के लिए पूर्णिया के मैक्स 7 अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जहां उनके पेट में गोली लगी है। जब पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना के वक्त मौजूद लोगों ने कहा कि ये घटना बलरामपुर थाना के अलमेर पुल के पास की है। वे लोग एक गाड़ी से यानी कि मुखिया जी गाड़ी से पंचायत करके लौट रहे थे, तभी पुल के पास पहले ही घात लगाकर 3 अपराधियों ने ओवरटेक करके आगे के रास्ते रोक दिया। इसके बाद एक अपराधी आया और भाजपा नेता संजीव मिश्रा के पेट में गोली मार दी। आनंद फानन में उसे लेकर स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें पूर्णिया के मैक्स 7 अस्पताल में लाया गया। फिलहाल मैक्स 7 अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि खेतों की उर्वरा शक्ति बचाने और वातावरण को रासायनिक प्रभाव से मुक्त करने को लेकर सरकारी स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह रासायनिक खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। इसको लेकर जैविक खेती, जलवायु अनुकूल खेती सहित कई योजनाएं चलाई जा रही है। ऐसे में जीविका समूह की महिलाओं की ओर से बनाई जा रही जैविक कीटनाशक जैविक खेती के साथ वातावरण को रासायनिक प्रभाव से बचाने में कारगर साबित हो रही है। महिलाएं प्राकृतिक चीजों से कीटनाशक तैयार करती है। इसका अच्छा खासा मार्केट धीरे धीरे विकसित हो रहा है। जब महिलाएं लहसुन, मिर्च, नीम, गौमूत्र, तंबाकू आदि से कीटनाशक तैयार करती है। यहाँ ऑर्गेनिक क्लस्टर समूह बनाकर महिलाएं ऑर्गेनिक खेती कार्य के साथ स्वयं के बनाए गए खाद और कीटनाशक का उपयोग कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि साल 2022 के लिए बिहार के हाई स्कूलों में छुट्टियों की तारीख घोषित कर दी गई है। शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अवकाश यानी कि छुट्टियों की तालिका जारी कर दिया है। इसके तहत 1 जनवरी नव वर्ष के दिन सभी हाई स्कूलों में छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 15 जनवरी मकर संक्रांति, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 5 फरवरी बसंत पंचमी, 16 फरवरी संत रविदास जयंती, 1 मार्च महाशिवरात्रि, 17 और 18 मार्च को होली, 19 मार्च को शबे बारात, 22 मार्च को बिहार दिवस, 9 अप्रैल को सम्राट अशोक अष्टमी, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती, 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह जयंती, 29 अप्रैल को रमजान का अंतिम जुमा, 3 और 4 मई को ईद उल फित्र, 10 मई को जानकी नवमी, 16 मई को बुध पूर्णिमा, ग्रीष्म अवकाश 23 मई से 14 जून यानी कि 23 दिनों की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 11 जुलाई को बकरीद, 8 अगस्त को अंतिम श्रावणी सोमवार, 9 अगस्त मुहर्रम, 12 अगस्त रक्षाबंधन, 9 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी, 30 अगस्त हस्ततालिका व्रतीज, 9 सितंबर अनंत चतुर्दशी, 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा, 19 सितंबर जितिया, 26 सितंबर कलश स्थापना दुर्गा पूजा की छुट्टी, 1 से 6 अक्टूबर तक श्री कृष्ण जयंती, 21 अक्टूबर दीपावली 24 एवं 25 अक्टूबर चित्रगुप्त पूजा, 27 अक्टूबर छठ पूजा, 28 से लेकर 31 अक्टूबर गुरु नानक जयंती, 8 नवंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती, 3 दिसंबर और क्रिसमस डे का अवकाश रहेगा।
24 दिसंबर को। जहां इस तरीके से कुल 60 दिनों की सरकार द्वारा विशेष छुट्टी घोषित कर दी गई है 2022 में। दोस्तों बात करते हैं कि दूरसंचार विभाग ने यूनिफाइड लाइसेंस एग्रीमेंट में संशोधित किए हैं नए बदलाव में कहा गया है कि टेलीकॉम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और सभी अन्य टेलीकॉम लाइसेंस धारकों को कम से कम 2 साल के कमर्शियल और कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड रखने होंगे। यानी कि अगर आप जो बात करेंगे फ़ोन पर वो आपका कॉल रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। फिलहाल ये अवधि 1 साल की है, यानी कि अभी आपका कॉल रिकॉर्ड 1 साल तक सेव किया हुआ रहता है। खबर है कि विभाग की तरफ से नियमों में ये बदलाव कई सुरक्षा एजेंसियों के अनुरोध के बाद किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार विभाग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सभी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, एक्सचेंज डिटेल्स रिकॉर्ड और IP डिटेल्स रिकॉर्ड 2 साल या फिर सुरक्षा कारणों से सरकार की तरफ से जांच के लिए निर्दिष्ट किए जाने तक आर्काइव करनी जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पथ निर्माण विभाग नए वित्तीय वर्ष में 4,410 करोड़ खर्च करके 100 नए बाईपास का निर्माण करने जा रही है। जहां आने वाले 2 सालों में 100 से अधिक बाईपास विभिन्न शहरों में बनाए जाएंगे। जहां बिहार में पथ निर्माण विभाग नए वित्तीय वर्ष में 4,410 करोड़ खर्च करके 100 नए बाईपास का निर्माण करने जा रहा है। यह सुलभ संपर्क योजना के जरिए शहरी क्षेत्र में जो बाईपास बनेंगे वे कम से कम 7 मीटर चौड़े होंगे, जिससे कि आवागमन में सहूलियत मिल सके। पथ निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बाईपास के लिए यदि जगह नहीं मिलती है तो फिर एलिवेटेड सड़क का कार्य कराया जाएगा। जहां प्रस्ताव के अनुसार 120 नए बाईपास का निर्माण किया जाएगा। जहां इनमें सबसे अधिक बेगूसराय में 11 बाईपास का निर्माण होगा, जहां इसकी कुल लंबाई 20 किलोमीटर होगी, जबकि सबसे अधिक लंबे बाईपास कैमूर में बनेगा। जहां कैमूर में मात्र 6 बाईपास ही बनेंगे, पर इसकी कुल लंबाई 52 किलोमीटर पर होगी। खर्च के हिसाब से देखें तो फिर कटिहार में 33 किलोमीटर लंबे मात्र 4 बाईपास बनेंगे, पर इसके निर्माण पर 419 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो सबसे अधिक है। जहां बिहार का एकलौता जिला लखीसराय है जहां एक भी बाईपास निर्माण की योजना नहीं है। लखीसराय में नई बाईपास का उद्घाटन हो चुका है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान से बवाल मचा है। जीतन राम मांझी पर कई जिलों में परिवारवाद दायर किया गया है, जगह जगह पुतला दहन किया गया है। अब बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने भी जीतन राम मांझी के बयान पर आपत्ति जताई है। यह बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कयूम अंसारी ने कहा है कि बोलने की आज़ादी का मतलब हरगिज ये नहीं है कि कोई किसी का दिल दुखाने वाला बयान देता चले। जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान को किसी भी संदर्भ में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। एक कार्यक्रम के सिलसिले में बेगूसराय पहुंचे अब्दुल कयूम अंसारी ने सर्किट हाउस में ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि संविधान में सभी को बराबरी का अधिकार है, जहां कोई किसी की भावना से खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ऐसे में जीतन राम मांझी का बयान निंदनीय है। जब बिहार में शराबबंदी कानून की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का ये कदम सराहनीय है, इससे बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष दलों के लोग भी सरकार के इस निर्णय के साथ आए, इसे बढ़ावा दें। दोस्तों बात करते हैं कि भारत के दिग्गज स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। जहां हरभजन सिंह ने साल 1998 में अपना डेब्यू किया था और अब 23 साल बाद उन्होंने क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कहने का फैसला कर लिया है। जब महज 17 साल की उम्र में हरभजन सिंह ने अपने क्रिकेट की शुरुआत की थी और आज वह 41 साल के हो चुके हैं। हरभजन सिंह ने साल 1998 में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मुकाबले के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की। इसके बाद उसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू किया। दोस्तों बात करते हैं कि क्रिसमस का मौका कई लोगों के लिए खुशियां लेकर आता है। जहां वहीं इस मौके पर पंजाब अमृतसर के रहने वाले जुड़वा भाई सोहना और मोहना को भी एक खास तोहफा मिला है। दरअसल उन्हें पंजाब सरकार की ओर से सरकारी नौकरी मिल गई है, जिससे वे जिंदगी आराम से बिता सके। जहां 19 साल के सोहना और मोहना बचपन से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं। जहां हालांकि उनके चेहरे हाथ दो हैं, लेकिन शरीर एक ही है। जीवन में कुछ कर दिखाने के इरादे से न सिर्फ उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई की, बल्कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नौकरी भी भरी, जिसके लिए अब उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया है। आपको बता दें कि दोनों डेंटल कॉलेज के पास बने बिजली घर में बतौर रेगुलर टीममेट काम करेंगे। उन्हें 11 दिसंबर 2021 को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया था। बुधवार को दोनों भाई PSPCL में भर्ती हो गए हैं, लेकिन फिलहाल उनकी ड्यूटी सप्लाई कंट्रोल रूम में लगाई गई है। दोनों भाइयों का कहना है कि हम नौकरी पाकर बहुत खुश हैं और हमने 20 दिसंबर को ज्वाइन किया है। खबरों के मुताबिक सोना की शुरुआती सैलरी 20,000 रुपये है, जबकि मोहना भाई के साथ मिलकर सेवा करेगा। आपको बता दें कि दोनों को नौकरी देने की बात कैप्टन अमरिंदर सरकार के समय से ही चल रही है, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद बात ठप
ठप पड़ गई। लेकिन जब फाइल चरणजीत सिंह चन्नी तक पहुंची तो उन्होंने इसे आगे बढ़ा दिया, जिसके बाद सोना को अब नौकरी मिल गई है। दोस्तों, आज क्रिसमस इवनिंग के मौके पर देश के एक हिस्से में बैंक बंद रहेंगे और आगे आने वाले हफ्ते में भी नए साल के मौके पर कई इलाकों में बैंक बंद रहेंगे। इन सबको कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर आज से 31 दिसंबर तक कुल 5 दिन बैंक बंद रहेंगे। आपको यहाँ बताना जरूरी है कि बैंकों की छुट्टियाँ देश के अलग अलग राज्यों और हिस्सों के हिसाब से अलग अलग होती है। जहाँ RBI के हॉलीडे लिस्ट में भी कई बार छुट्टियों का विवरण दिया जाता है, जिसमें अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग छुट्टियों का ब्यौरा रहता है। इसके अलावा बैंकों में दूसरे और चौथे शनिवार को भी अवकाश रहता है, यानी कि छुट्टी रहता है, जिसके चलते इनकी संख्या बढ़ जाती है। दिसंबर में दूसरी और चौथे शनिवार को अवकाश के अलावा 2 छुट्टियां बैंक स्ट्राइक के कारण भी रही, जिसके चलते कई बैंकों का कामकाज प्रभावित हुआ। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।